नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले की, राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर करारे वार की, बात करेंगे मराठाओं की ताकत से डरी शिंदे सरकार की, तेज होते जाट आरक्षण आंदोलन की, जानेंगे कैसे शिवराज के शासन को कमजोर बता रहे हैं सीएम मोहन यादव, और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश के मंत्रियों की बढ़ती मुश्किलों की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवराज की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने पूर्व सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराया 10 करोड़ का आपराधिक मानहानि का मुकदमा। कांग्रेस ने हरियाणा इकाई को चुनाव के लिए तैयार करने के मकसद से 4 समितियों का किया गठन। चुनाव समिति, राजनीतिक समिति और घोषणा पत्र समिति शामिल। उद्धव को स्पीड पोस्ट से मिला राम मंदिर कार्यक्रम का आमंत्रण। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भगवान माफ नहीं करेंगे। इम्फाल में वॉलंटियर जान लेने के मामले में भड़का लोगों का गुस्सा। 48 घंटे बंद, बाजार दुकानें नहीं खुली, सड़कें भी की गई ब्लॉक। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है। हमले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं बस से निकला तो वो लोग भाग गए। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते। लेकिन इस हमले से कांग्रेस में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तो आखिर किसने किया न्याय यात्रा पर हमला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के झंडों के साथ भगवा झंडा लिए बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला कर दिया है। जिस बस में राहुल गांधी हैं, उस बस को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। उन्होंने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सबके लिए खुली है मोहब्बत की दुकान, जुड़ेगा भारत, जीतेगा हिंदुस्तान। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी विरोध करने वाले लोगों से मिलने के लिए बस से निकल रहे हैं। वो नीचे उतरे, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें सुरक्षित करते हुए बस में वापस जाने को कहा। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं बस से निकला था, लेकिन वो लोग भाग गए। अगर बीजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मैं डर जाऊंगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम किसी से नहीं डरते। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। उनकी गाड़ी पर लगे न्याय यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस में गुस्सा दिखाई दे रहा है। पहले ही असम सरकार ने गुवाहाटी में यात्रा को आने की परमिशन नहीं दी है और अब बीजेपी समर्थकों ने जिस तरह से न्याय यात्रा पर हमला किया, उससे बीजेपी का डर अब सामने आ चुका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि न्याय यात्रा पर यह हमला असम के सोनितपुर जिले के जुमुगरी घाट में हुआ है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश हुई। बीजेपी समर्थकों ने यात्रा में शामिल गाड़ियों को निशाना बनाया। यात्रा में कैमरा क्रू पर भी हमला किया गया। जयराम रमेश ने कहा कि मेरी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। विंडशील्ड पर लगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर भी फाड़ दिए गए। पानी फेंका और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विरोध में नारेबाजी की, लेकिन हमने संयम बनाए रखा और तेजी से आगे बढ़ गए। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस घटना के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो ये सब करवा रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने बड़ी रैली की और इस रैली में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने साफ कर दिया कि हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डरेंगे नहीं। और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने नगांव में बड़ी रैली की। राहुल की यात्रा आज अरुणाचल प्रदेश से एक बार फिर असम पहुंची थी। असम में हिमंता सरकार की तरफ से तमाम रुकावट डाली जा रही है, तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस उन्हें डरा नहीं पाएंगे। असम के सीएम को सीधे निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इस सवाल का जवाब हर किसी को पता है। असम के बड़े बुजुर्ग, माँ बहनों, युवा, किसी से भी पूछो, हर कोई जवाब दे देता है, हिमंता बिस्वा शर्मा। राहुल ने कहा कि आज असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के युवा प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए देकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें असम में नौकरी नहीं मिलती।
इसका जवाब नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा को देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि चाय बागान के मजदूर मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि हमारी मजदूरी 350 रुपए प्रतिदिन की जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपना वादा भूल गए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में झूठ बोला। राहुल गांधी ने मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि कभी वो बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे पर डिबेट नहीं दिखाएंगे, कभी भी लोगों की समस्याओं को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। वो जो चाहते हैं मीडिया वही दिखाता है, इसीलिए हमने यात्रा निकालने का फैसला किया। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं कामाख्या, शंकर देव जी, माधव देव जी और अजान पीर दरगाह को नमन करता हूँ। ये सभी सद्भाव के प्रतीक हैं, लेकिन यहीं पर बीजेपी के लोग हम पर हमला कर रहे हैं। मैं सभी से शांति की अपील करता हूं। हमें मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी का डर अब सामने आ चुका है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एनडीए सरकार मराठाओं के मोर्चे से घबराई हुई है और आरक्षण को लेकर मराठों ने मुंबई कूच कर दिया है। मार्च का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने सीधे चेतावनी दे दी है कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार होली खेल कर ही लौटेंगे। महाराष्ट्र में लंबे समय से मराठा समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। जब जब प्रदर्शन होता है तब तब केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर आंदोलनकारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने शिंदे सरकार को फिर से चेतावनी देते हुए हजारों समर्थकों के साथ अपने पैतृक गांव अंतरावली सरती से मुंबई मार्च शुरू किया है। जालना से मुंबई के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। आपको बता दें कि मनोज जारंगे 26 जनवरी को मुंबई पहुंचे। इस बीच जारंगे का मार्च बीड पहुंच चुका है। यहां जारंगे ने कहा कि जब तक आरक्षण का गुलाल मराठों के सर पर नहीं पड़ेगा तब तक हम मुंबई से नहीं लौटेंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि मुंबई मत आइए। जो ऐसा कह रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप नसीब वाले हो, आप पर गुलाल डालने के लिए मराठा मुंबई आ रहे हैं। अगर सरकार के लोग हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं तो हमारा दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले मनोज जारंगे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को मूर्ख बना रही है। उसने हमें आरक्षण देने को कहा था, लेकिन आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। इधर मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक की। हालांकि मीटिंग में क्या बातें हुई इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। मराठों ने महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, तो राजस्थान में जाटों के आंदोलन से बीजेपी सरकार मुश्किल में आ गई है। जाटों ने रेल ट्रैक पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। 22 जनवरी के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जाटों ने उग्र होने की चेतावनी दे दी है, जिससे राज्य की भजनलाल शर्मा की सरकार के साथ मोदी सरकार भी बेचैन नजर आ रही है। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान से मोदी और बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा को कुर्सी संभाले हुए 1 ही महीना हुआ है कि उन्हें बड़ी परीक्षा देनी पड़ी है, क्योंकि आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 22 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है। इसी कड़ी में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजस्थान में भरतपुर के गांव जयचौली में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज ने 17 जनवरी से आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि केंद्र की नौकरियों में उन्हें ओबीसी के आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसीलिए हम शांति से महापड़ाव कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद आंदोलन उग्र होगा, उसमें रेल को भी रोक सकते हैं और सड़क पर भी जाम लगा सकते हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पास बात करने के लिए निमंत्रण भी गया है और जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी जाएगा। मिलने के लिए अभी तारीख और समय तय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान के सभी जिलों के जाट समाज को केंद्र की सेवाओं में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर 17 जनवरी से जाट समाज ने उच्चौन के जयचौली गांव में धरना शुरू किया था। धरना का ऐलान 7 जनवरी को हुई हुंकार सभा में किया गया था। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी के बाद आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा, जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही महीने का समय शेष रह चुका है। ऐसे में अगर जाट आरक्षण का मुद्दा तेज होता है तो बीजेपी को करीब 50 लोकसभा सीटें, जहां जहां जाट समाज का दबदबा है, वहां जबरदस्त नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये सभी सीटें बीजेपी के पास हैं। जाटों के दबदबे वाली सीटों में राजस्थान की 15, हरियाणा की 10, दिल्ली की 2 और उत्तर प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं। जाटों की मांग सीधे सीधे केंद्र सरकार से है
क्योंकि राज्य सरकार की ओबीसी लिस्ट में तो उनका नाम है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में नहीं है। इसीलिए अगर मोदी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो जाटों का गुस्सा उसे ही सहन करना पड़ेगा। चुनाव से पहले मराठा और जाट बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। इंडिया गठबंधन अलग ही परेशानी बना हुआ है और अब कांग्रेस ने दिल्ली में रैली की तैयारी भी कर ली है। तो कब है कांग्रेस की दिल्ली रैली, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को चौतरफा घेरने में लगी हुई है। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी को दिल्ली में घेरने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अगले महीने की 3 तारीख को राजधानी में एक बड़ी रैली आयोजित कर चुनावी आगाज का फैसला लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार कोचर ने बताया कि ये रैली पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के तहत रामलीला मैदान में होगी। इस रैली को प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने रैली की सफलता के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। इस रैली के आयोजन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कांग्रेस 3 तारीख को अपने लोकसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत दिल्ली से करने जा रही है और उस 3 तारीख को हम प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मना रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ इस बात की प्रतिज्ञा लेंगे कि हम उस पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे जो इस देश की लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी के 7 सांसद न केवल नदारद हैं बल्कि लोगों की समस्याओं से बिल्कुल बेमुख हैं, उनको उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता लेंगे और बड़ी संख्या में 3 तारीख को गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में सब लोग एकत्रित होंगे। तो आपने सुना अरविंद सिंह लवली को, जो बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर आपस में लड़ाई चल रही है। राज्य के सीएम मोहन यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोहन यादव ने शिवराज की पुरानी सरकार को संकेतों में ही असफल करार दिया है। तो क्या कहा है मोहन यादव ने जिससे बीजेपी के अंदर मच गया है हंगामा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पहले मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को जगह नहीं दी गई। उसके बाद शिवराज के खास अफसरों पर सीएम मोहन यादव ने चाबुक चला दिया और अब सीएम मोहन यादव ने सागर में एक बड़ा बयान दे दिया है जिसे लाउड स्पीकर के बहाने शिवराज पर बड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता के मिश्रा ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश के सीएम माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने शनिवार को सागर में कहा कि सरकार में फर्क होता है। एक ऑर्डर में ही 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। अब आपको बधाई। क्या आपका ये इशारा पूर्ववर्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पर है? यदि ऐसा है तो मामला गंभीर है। अब आपको बता दें कि इस बयान के साथ ही कांग्रेस नेता ने एक खबर को भी साझा किया जिसमें लिखा है कि सरकार में फर्क होता है। एक ऑर्डर में ही 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। अब जिस तरह से मोहन यादव का ये बयान आया, उसे देखते हुए सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मोहन यादव इंदौर पहुंचे थे, लेकिन उनकी सभा में कार्यकर्ता नजर नहीं आए, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिसके बाद बताया ये गया कि शिवराज सिंह चौहान का गुट मोहन यादव का बहिष्कार कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मोहन यादव इस माहौल में लोकसभा में क्या बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, क्या बीजेपी की लोकसभा में सीटें बढ़ा पाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात बिना काम के मोहन यादव के मंत्रियों की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 25 दिसंबर को हुआ था और 30 दिसंबर को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया, लेकिन 4 मंत्री अभी भी बिना काम के हैं। वो मंत्रालय आते हैं, दिन भर बैठते हैं और शाम को चले जाते हैं। अब तो वो भोपाल में कम, अपने चुनाव क्षेत्र में ज्यादा रहने लगे हैं क्योंकि काम ही नहीं मिला। तो कहां फंस गया है पेच, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में 31 सदस्य हैं, जिसमें सीएम, 2 डिप्टी सीएम, 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 30 दिसंबर को मंत्रालयों का आवंटन भी कर दिया गया है और सभी मंत्री काम में भी लगभग लग गए हैं, लेकिन 4 राज्य मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है। इन्हें मंत्रालय तो दिए गए हैं लेकिन कोई काम नहीं मिला है। मोहन यादव की सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह के पास कोई इस समय जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में चारों राज्य मंत्री सोमवार से बुधवार तक भोपाल में रहते हैं, जबकि 3 दिन अपने क्षेत्र में बिताते हैं। 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन विभागों के प्रमुख सचिवों ने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को कामकाज के बंटवारे की गाइडलाइन से ही अवगत नहीं कराया है। इसलिए इन मंत्रियों के पास कोई नीतिगत फाइल नहीं आ रही है।
दरअसल राज्य मंत्री अपने मंत्रालय का प्रमुख नहीं होता है, यह जिम्मा कैबिनेट मंत्री का होता है। जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री को दी जाती है वो उस मंत्रालय का प्रमुख बन जाता है। सरकार के फैसलों में इनकी भागीदारी होती है। अध्यादेश, नया कानून बनाना, कानून में संशोधन को लेकर होने वाली सरकार की बैठकों में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री को यह अधिकार होता है कि वो अपने विभाग के राज्य मंत्री के फैसले को बदल सके। वो अपने विभाग के कामकाज का जिम्मेदार होता है। दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। ये भी अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते। ये सीधे सीएम को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ नीतिगत फैसले को छोड़कर अपने मंत्रालय के सभी फैसले ये ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ काम करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक मंत्रालय में कई विभाग होते हैं जिनका बंटवारा राज्य मंत्रियों में किया जाता है। वैसे तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की घोषणा के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते हैं। ऐसे में चारों ही मंत्रियों को अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।